आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। जैसे कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार के सवाल आएंगे उस पर चर्चा की थी और आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को डिटेल में पढ़ रहे हैं। वैसे जनरली होता यह है कि लोग पहले नोट्स पढ़ते हैं बाद में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन हमने पहले क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, उसके बाद हम नोट्स की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नोट्स अपने देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ और 35 व्यंजन जिसमें क वर्ग में आपके आते हैं क, ख, ग, घ, अड़ा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इङा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, अड़ा, ढ, अड़ा और अणा। यहाँ अड़ा तथा अड़ा द्विगुण व्यंजन हैं। ध्यान रखिए ये द्विगुण व्यंजन, क्योंकि पूछा जा सकता है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछेंगे इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है। त वर्ग में आपका आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग आपका है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ है या, रा, लावा और ऊष्म में श, श, श और हा। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिसमें आपका आता है छ से छत्रिय जो क और श को मिलके बना है। त्र से त्रिशूल जो ता और रा को मिलके बना है। ज्ञ आपका ज और इङा को मिलके बना और श्र आपका श और रा से मिलके बना है। इनके अतिरिक्त 2 अन्य अंग तथा आह अनुस्वार एवं विसर्ग हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अनुस्वार कौन सा है, तो आपको चुनना पड़ेगा अंग और पूछा जाएगा विसर्ग कौन है, तो आप चुनेंगे आह। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इन्हें स्वर वर्णमाला में दिखाया जाना उचित नहीं है। वस्तुतः ये स्वर न होकर स्वर मिश्रित व्यंजन हैं जो पूर्ववर्ती स्वर के साथ ही उच्चारित हो सकते हैं। विदेशी भाषा से ग्रहण की गई ध्वनियाँ जिन्हें तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं सामान्यतः अरबी फारसी के लिए गए शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। वे हैं आ के नीचे बिंदी आ, इसको अ, फिर क, फिर ख, फिर ग, फिर ज। वैसे अगर ज के नीचे बिंदी है तो हम उसे ज पढ़ते हैं, अगर बिंदी लग जाती है तो उसे ज बोलते हैं। ऐसे ही आपका फ। किंतु अब ये जितने भी जो हमने अक्षर वर्ण लिखे हैं नीचे बिंदी लगा के, जिन्हें हम नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं, अब इनका प्रयोग कम होता है। ठीक है, आ या उसकी मात्रा का सूचक, मात्रा की सूचक शिरोरेखा पर लगा चंद्र चिन्ह विव्रत ओ का सूचक है। जब भी किसी अक्षर में आ की मात्रा लगी और उसके ऊपर चंद्र का विव्रत हो तो वो ओ की तरह उच्चारित किया जा सकता है। कुछ अंग्रेजी शब्दों के देवनागरीकरण में इस विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज में लगती तो बड़े आ की मात्रा है लेकिन उसके ऊपर यह व्रत बन जाता है, विव्रत बन जाता है, तो उसे हम ओ की तरह उच्चारित करते हैं। इसी प्रकार से आपका ऑफिस आदि। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो डार्क हाईलाइटेड है वो तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि अंतस्थ कौन सा है, प वर्ग में क्या क्या आता है, च वर्ग में क्या क्या आता है, संयुक्त व्यंजन क्या है। बाकी पूरा मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ के बताई है, ताकि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हाईलाइटेड वाला ही पढ़ना है। हाईलाइटेड वाले को बहुत बार पढ़िए और नॉर्मल वाले को भी एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता, अर्थात हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर, मात्रा या उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है आधार लिख के कि इस आधार पर कितने वर्गों में आपके जो स्वर हैं या व्यंजन हैं उन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में अ, इ, उ, ऋ आता है। ऋ का उच्चारण भी सामान्यतः री के रूप में होने लगा है, पर लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। इनमें अ, ई, उ क्रमशः अ, ई, उ के दीर्घ रूप हैं। ए, औ
का उच्चारण कभी अय के समान होता है, जैसे पैसा, मैल, बैल, बैरागी और औसत, मौसम, मौन आदि। और कभी संयुक्त स्वर की तरह, जैसे मैया। अब देखिए मैया को हमने ऐ की मात्रा लगा के लिखा तो किस तरीके से लिखा जाता, और इसे हम उच्चारित किस रूप में कर रहे हैं वो देखिए। इसी प्रकार नैया, कौआ, हौआ आदि। फिर आपका आता है प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है अथवा 3 मात्रा जितना समय लगता है, प्लुप्त स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग बहुधा रोने, गाने, चिल्लाने अथवा दूर से पुकारने के लिए होता है। नाटक के संवादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। तो आप देख रहे हैं राम के बीच में ये एस करके लिखा है ना, मतलब इतना लंबा उच्चारित किया जा रहा है उसको दिखाने के लिए। फिर आपका आता है स्वरों का, फिर से हम जो है क्या बोलते हैं विभक्तिकरण करने किस आधार पे, अनुनासिकता के आधार पे। अनुनासिकता के आधार पर उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 2 रूप होते हैं। पहला आपका होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। तो अनुनासिक स्वर क्या है आइए देखते हैं। जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख से और कुछ नासिका से निकलती है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। लिपि में अनुनासिक अंकित करने के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे हंसना, चांद, ऊंट आदि। जहाँ वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है वहाँ चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का चिन्ह लगना मान्य होगा, जैसे मैं, चौंकना आदि। आगे बढ़ते हैं निर्नुनासिक स्वर। जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है तो वह निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहलाता है। आ से आओ तक सभी स्वर निर्नुनासिक हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ, तालु आदि किसी अवयव से बाधित होकर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। विभिन्न आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब देखिए, अभी तक हमने स्वर का विभक्तिकरण पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों का। तो सबसे पहले स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जिह्वामूल, तालु, मूर्धा, दंत, वत्स यानी दंतमूल, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका से होता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को कंठ, जिह्वामूलीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वत्स, दंतमूलीय, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक, इन 9 वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहला आपका आता है कंठ, जो आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अड़ा और हा, ये आपके गले से बोला जाता है। ठीक है। फिर आपका है जिह्वा मूल्य, तो क, ख, ग ये गले से थोड़ा नीचे। तालव्य च, छ, ज, झ, इंगा, या, श ये तालू से। फिर आपका आता है मूर्धन्य, ट, ठ, ड, अढ़ा और श ये मूर्धा से। फिर दंत त, थ, द, ध, न दांतों से। वत्सर्य स, ज, र, ल ये दंत मूल से, जहाँ ऊपर का मसूड़ा व दांत मिलते हैं। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म दोनों होठों से। दंतोष्ठ व फ निचले होठों और ऊपर के दांतों से। नासिका अड़ा, इंगा, अणा, न, म मुख और नासिका दोनों के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, दोनों से प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। तो यह हो गया हमारा व्यंजन का पहला प्रकार। ठीक है। ये पहला जो हमने प्रकार पढ़ा है ये किस आधार पर पढ़ा है कि व्यंजन जो है कहाँ से उनका उच्चारण हो रहा है। ठीक है। अगला जो है वो है प्रयत्न के आधार पर। ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर। दूसरा होता है स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर। तीसरा होता है जिह्वा अथवा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। तो पहला श्वास, प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ड, अण, च, ज, इंगा, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण। इनके अतिरिक्त अड़ा, या, र, ला, व भी अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो अगर आप याद कर लें कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं अल्प प्राण आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका आता है महाप्राण, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन। इनके अतिरिक्त ह भी महाप्राण है।
स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, पहला आपका अघोष और दूसरा सघोष। अघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण। इनके अतिरिक्त क, ख, फ, श, श सभी अघोष व्यंजन हैं। सघोष की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे ग, घ, इंगा, ज, झ, इंगा, ड, ढ, अणा, द, ध, न, ब, भ, म। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। इनके अतिरिक्त र, ल, व, ह भी सघोष व्यंजन हैं। आगे आता है जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। इस आधार पर व्यंजनों को स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, उत्क्षिप्त तथा अंतस्थ वर्गों में रखा जाता है। स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, उन्हें स्पर्शी कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अणा, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आता है स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार स्पर्श करता है कि श्वास कुछ संघर्ष रगड़ के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ और इंगा। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं, जैसे श, 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 ह, ख, ग, ज, फ संघर्षी ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्क्षिप्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त या ऊपर फेंके हुए कहते हैं, जैसे अड़ा और अढ़ा। अब आता है अंतस्थ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ये तो हो गई वर्णमाला की बात। अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य के पारस्परिक संबंध सूचित करने के अतिरिक्त उनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यों के अर्थ ही समझ में नहीं आते और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इस कारण वाक्यों में विराम चिन्हों को उचित स्थानों पर प्रयुक्त होने का अभ्यास करना पड़ता है। त्रुटि रहित वाक्यों की रचना के लिए विराम चिन्हों को जानना अति आवश्यक है। तो हम पढ़ते हैं प्रमुख विराम चिन्ह, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका है पूर्ण विराम, जिसे कि हम एक खड़ी रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका अर्ध विराम जिसको हम सेमीकोलन भी बोलते हैं, ऊपर एक बिंदु और नीचे कॉमा होता है। अल्प विराम में सिर्फ कॉमा। उप विराम में कोलन होता है, जिसका अर्थ होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर बिंदी। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख ही रहे हैं। फिर आपका आता है योजक चिन्ह। फिर आपका उद्धरण चिन्ह। देखिए, उद्धरण चिन्ह में सिंगल कॉमा होता है या डबल कॉमा होता है। फिर आपका रेखिका या निर्देशक चिन्ह, जिस आपको दिख ही रहे हैं चिन्ह। फिर विवरण चिन्ह, इसके बाद त्रुटिपूरक चिन्ह और संक्षेप सूचक चिन्ह। और फिर आपका आता है लोप निर्देश, समानता सूचक, कोष्टक आप देख रहे हैं 3 प्रकार के हैं। फिर विस्मय सूचक या संबोधक। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। जैसे पहला, विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर, जैसे राम अच्छा लड़का है, उसे जाने दो। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, जैसे तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ। तीसरा, छंद के अंत में, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। चौथा, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रशस्त ललाट, पानीदार बड़ी बड़ी आँखें, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे। पूर्ण विराम नोट क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसको भी समझ लीजिए। जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो, जैसे मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, यह एक वाक्य है।
तो इसमें पूर्ण विराम होना चाहिए, लेकिन इसका संबंध हम दूसरे वाक्य जो कि है उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है उससे इसका हम संबंध दिखा रहे हैं, इसलिए पूर्ण विराम ना लगा के कॉमा लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे डट कर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। अब बात करते हैं अर्ध विराम का निम्नलिखित रूप में प्रयोग होता है। पहला, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध या वैपरीत्य का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे, जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं वह उन्हीं को मूर्ख कहता है। अब तीसरा आपका आता है करणवाचक क्रिया विशेषण में। जब करणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं दिखाई देता है तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, क्योंकि हवा का बाहरी दबाव बुलबुले के भीतरी दबाव से कट जाता है। तीसरा आता है हमारा अल्प विराम। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो उत्तर होगा अल्प विराम। जहां हम क्षण भर के लिए रुकते हैं वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव की गुंजाइश हो तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों में सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं। धनी, निर्धन, शहरी, देहाती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। वाक्यों में वह रोज़ आता है, गंगा स्नान करता है, पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता है और चला जाता है। नेक्स्ट है उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं, भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा, तब, तो, यह, वह आदि के स्थान पर, जैसे जब मेरा भाई आया तब मैं खा रहा था। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे राम अब तुम जा सकते हो, देवियों और सज्जनों, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। उपविराम, इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है, जैसे कामायनी एक अध्ययन। अब आती है बात प्रश्नवाचक चिन्ह की। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। अगला है अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर, जैसे आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। व्यंग्योक्ति होने पर, जैसे आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है ना। अब बात करते हैं योजक चिन्ह की। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित है। पहला, योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है, जैसे आगा, आगे पीछे या आगा पीछा, ऊंच नीच, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, आकाश पाताल आदि। यह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, जैसे धर्म अधर्म, माता पिता, पाप पुण्य। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है, इसीलिए योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे साग पात, हंसी खुशी, कपड़ा लत्ता, भूत प्रेत, नौकर चाकर, जीव जंतु, दीन दुखी। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो वहाँ योजक चिन्ह लगता है, जैसे लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा आदि। आगे बढ़ते हैं। दो शब्दों में जब एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे पानी वानी, चाय वाय, उल्टा पुल्टा, परमात्मा परमात्मा आदि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
पानी का अर्थ होता है वाणी का कोई अर्थ नहीं, चाय का अर्थ होता है वाय का कोई अर्थ नहीं। इसी तरीके यही यहाँ पे कहा गया कि जब एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मारना पीटना, समझना बूझना, रहना सहना, सोना जागना आदि। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्ययों में तथा क, न, से, ही आदि के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कुछ ना कुछ, ज्यों का त्यों, आप से आप ही आप, जैसे तैसे, यहाँ वहाँ, थोड़ा बहुत आदि। जहाँ द्विरक्ति अर्थात उन्हीं शब्दों का पुनः आगमन हो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ढुलमुल ढुलमुल, घाट घाट, उठते उठते, चलते चलते, चप्पा चप्पा, कण कण, द्वार द्वार, घर घर, गांव गांव, शहर शहर आदि। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आएँ वहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सीखना सिखाना, पीना पिलाना, गिरना गिराना, उड़ना उड़ाना आदि। नेक्स्ट है, जब दो प्रेरणार्थक क्रियाएं एक साथ आएँ और वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जिताना जितवाना, चलाना चलवाना, कटाना कटवाना, डराना डरवाना आदि। विशेषण जब निश्चित संख्यावाची हो और दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है, जैसे 10 20, पहला दूसरा, 1 1, 2 4, 1 2 आदि। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में जब सा से आदि जोड़े जाएं तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे अधिक से अधिक, कम से कम, बहुत सी बातें, थोड़ा सा काम आदि। आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे छोटा सा आदमी, बड़ा सा पेट, बड़े से बड़े लोग आदि। जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता है तब उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे विद्यालय संबंधी बातें, भाषा संबंधी चर्चा, पृथ्वी संबंधी तत्व, सीता संबंधी वार्ता। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की लुप्त हों तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम संधि या समास के नियमों से अनुशासित नहीं कर सकते। इन दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, जैसे संत मंत, मानव शरीर, शब्द भेद, रावण वध, लीग भूमि, विचार श्रृंखला, प्रकाश स्तंभ, कृष्ण लीला, राम नाम आदि। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो कहाँ नहीं करते हैं, देखिए कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है, जैसे डाक गाड़ी तो शुद्ध जो है उसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होगा, धर्मशाला उसमें भी नहीं, कर पल्लव में भी नहीं, विद्याधन में योजक चिन्ह नहीं होगा, रजत कंकड़ में नहीं और कमल नयन में नहीं। आगे अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे यथाशक्ति, पहले पहल, रात भर, मुहा मुँह। द्विगु समास से बने सामासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नवग्रह, पंचवटी, त्रिभुवन, चौमासा, सतसई, सप्तलोक आदि। अब बात करते हैं उद्धरण चिन्ह की। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इखरा और दोहरा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इखरे उद्धरण का प्रयोग होता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा। निराला छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे। उर्वशी दिनकर की कालजयी रचना है तो यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लेखक का उपनाम, पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक आदि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दैनिक जागरण एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, कामायनी प्रसाद की एक अमूल्य कृति है। आगे बढ़ते हैं। संधि, कहावत तथा महत्वपूर्ण कथन आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो। प्रेमचंद का कथन है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है।
अब बात करते हैं रेखिका या निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। विवरण चिन्ह, जहाँ किसी चीज़ का विवरण दिया जाए वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है। त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे हंस पद भी कहा जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है हंस पद किसे कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग होता है, यथा प्रेमचंद का दो दान ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। संक्षेप सूचक चिन्ह, शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, संवत, कृपया पन्ना उलटिए और डॉक्टर। लोप निर्देश, जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में डॉट 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 करके लोप चिन्ह दे दिए जाते हैं। समानता सूचक, यह विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है, किंतु संक्षिप्तता के आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे रात्रि बराबर निशा, दिवस बराबर दिन, या बराबर कह दें या समानता सूचक कह दें। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस चिन्ह का गणित में अत्यधिक उपयोग होता है। फिर आपका आता है कोष्टक चिन्ह। यहाँ पे आपको देखिए 2 प्रकार के कोष्टक दिख रहे हैं। कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियाँ रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य अंक होते हुए भी उनसे पृथक की जा सकती हैं, जैसे शुक्ल, ब्रैकेट में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सभी जानते हैं। विस्मय सूचक या संबोधक, यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले 2 पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे आहा कितना सुहाना मौसम है। संबोधन के लिए श्याम अब तुम पढ़ो, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं। पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए। कैसे निखरा रूप है, वाह तुमने क्या रूप पाया है। तो अब हम लोगों ने वर्णमाला का नोट्स पढ़ लिए। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखिए पूर्व में हमने वो प्रश्न किए थे जहाँ पे हम ये समझना चाह रहे थे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और डिटेल में हमने उनके उत्तर समझे भी थे। अब यहाँ पे अब हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने वर्णमाला से सीखा तो क्या अब हम प्रश्न करने में सक्षम हो पाए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। देखिए अभी मैंने आपको उत्तर नहीं दिखाया है, तो जब मैंने आपको ये 4 ऑप्शन बोले आप अपना उत्तर नोट कर लीजिए। उसके बाद जब मैं उत्तर दिखाऊंगी तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई। तो इसका उत्तर है ए, यानी कि 2। हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, स्वर तथा व्यंजन। कितना सरल है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने हैं? पहला ऑप्शन 50, दूसरा 51, वैसे आपको याद होगा ये मेरे ख्याल से। इसके बाद आपका आता है 52 और तीसरा है 53। तो उत्तर है 52। सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले 52 वर्ण हैं। इसके बाद आपका छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है? स्वर है, व्यंजन है। स्वर एवं व्यंजन दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये सब मात्राएं हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपके स्वर हो गए, यानी ए विकल्प सही हो गया। अगला है, इनमें से व्यंजन कौन है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, बड़ा आ, फिर ज, फिर ऊ, फिर ए। तो जो मात्रा वाला वर्ण नहीं होता है वही आपका व्यंजन होता है। तो बी ऑप्शन ज आपका सही हो जाएगा। ज व्यंजन है, शेष सभी स्वर हैं। आगे है आपका, स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 11 है, तो ऑप्शन सी। स्वरों की संख्या 11 है और वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग। पहला विकल्प है 30, दूसरा 32, तीसरा 33 और चौथा 34। तो उत्तर है इसका सी, यानी कि 33। और ये हमने सारे व्यंजन लिख दिए। का, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, टा, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, या, रा, रा, बा, शा, 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 हा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 33। फिर अगला प्रश्न है, का और शा मिलकर क्या बनेगा? तो आपको याद होगा ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन पे पीछे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, छ से क्षत्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते, अंग तथा आह किसके अंतर्गत आते हैं ये भी बताया है। ये आपका उत्तर है सी, अयोग वाह के अंदर आपके अंग तथा आह आते हैं। यह ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, किंतु स्वरों के सहारे अवश्य चलती हैं, अर्थात
और अर्थ वहन करती हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ता और रा के योग से बना संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आप पहचानते हैं तो सी ऑप्शन, त्र से त्रिशूल हमारा संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अड़ा और अड़ा क्या है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, व्यंजन स्वर। देखिए व्यंजन वो होते हैं जो कि आपके क ख ग इस तरीके से होते हैं, तो ये वो तो है नहीं, ठीक है। स्वर आपकी मात्राएं होती हैं, ये मात्रा भी नहीं है। और संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, वो भी नहीं है। तो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन आ गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो ये आपके द्विगुण व्यंजन है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? अभी हम लोगों ने व्यंजन पढ़े हैं, उनके भेद भी पढ़े हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब आता है किस शब्द में संयुक्ताक्षर प्रयुक्त किया गया है। देखिए संयुक्त अक्षर की बात कही जा रही है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन नहीं कहा, संयुक्त अक्षर कहा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है भक्त, फिर है भगत, फिर भगवान और फिर भवन। यहाँ पर संयुक्त अक्षर पूछा है तो पहला आपका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि भक्त शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। कैसे? भा, का और त को जब जोड़ते हैं तब आपका भक्त बनता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 समान व्यंजनों से बना संयुक्त अक्षर, 2 समान व्यंजनों से बना हुआ संयुक्त अक्षर की बात की जा रही है तो ऑप्शन आपका होगा सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए त जो व्यंजन है वो 2 बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह संयुक्त अक्षर पत्ता हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रम किन संयुक्त अक्षरों से बना है? तो ये श्रा जो है, श्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, आप सब जानते हैं। श्रा किन किन से मिलके बना है? शा और रास, और फिर लास्ट में आपका मा। तो आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका डी, संयुक्त अक्षर से बना शब्द है। देखिए एक है लिखा है पतर, फिर है पत्र, फिर है पततर और फिर है पतर। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो आपका होगा बी पार्ट, पत्र, ठीक है। पा, ता और रा इन तीनों से मिलके जो बना वो है पत्र। फिर आगे बढ़ते। अनुनासिक ध्वनि से बना है। अनुनासिक, आपको पता होगा अनुनासिक क्या होता है, तो आपका उत्तर है डी, चांद। जब कोई भी शब्द नाक का स्वर निकलता है उसे अनुनासिक बोलते हैं, इसे चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, तो चांद आपका हो गया अनुनासिक से ध्वनि से बना हुआ शब्द। निम्नलिखित में अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। तो देखिए आँख में चंद्र बिंदु है, चांद में है, आगे और देख लेते हैं। दंग और मांग, तो मांग में भी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि दंग, क्योंकि यह अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है, यह अनुस्वार से बना हुआ है। अनुनासिक ध्वनि में क्या होता है? मुंह का प्रयोग किया जाता है, दांत का, होंठ का, नाक और मुंह दोनों का। तो अभी हमने पढ़ा है कि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक का चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है सी पार्ट यानी चंद्र बिंदु, अभी हमने उसी से संबंधित प्रश्न किया है। वह ध्वनि जो मुख और नासिका दोनों से आती है, अभी हमने पढ़ा नाक और मुंह से कौन सी आती है? अनुनासिक आती है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा अनुनासिक। तो आप देख रहे हैं कि एक ही चीज़ को किस तरीके से घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? सी 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए जब हम मात्राएं बात करें इतनी सारी हो गई और इसमें री की भी मात्रा आपकी शामिल हो गई, तो मात्राएं आपकी 12 हो गई, ठीक है। जबकि जब आपसे स्वर पूछा जाता है तो स्वरों में आप ऋर को नहीं लिखते हैं, लेकिन जब मात्रा की बात करेंगे तो उसमें ऋर आपका शामिल होता है। फिर आपका पता में पा में ई की मात्रा लगाने पर बनेगा। अगर पा में पता लिखा हुआ है, पा में अगर हम ई की मात्रा लगाएं तो पा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? तब बन जाएगा पिता। ऑप्शन बी आपका सही विकल्प होगा। तीर में कौन सी मात्रा लगी है? तीर में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो डी पार्ट आपका उत्तर हो जाएगा। किस मात्रा को लगाने पर सैर शब्द बनेगा? तो सैर में कौन सी मात्रा? आई की मात्रा है, तो आपका डी विकल्प उत्तर होगा। अभी आगे प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अन्य किताबों से भी और प्रश्न लगा सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल निधि सफारी को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे इस तरीके के वीडियोस देख सकें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।